हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था का जो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, यानी कि एमसीक्यूज चैप्टर वाइज। उसका आज हम पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत अगेन हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है और कुछ नए क्वेश्चंस जो हो सकते हैं उसको भी यहाँ पर डाला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो जो राज्य लोक कल्याण की संकल्पना की अगर हम बात करें तो यह बोला गया था आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि भाग 4। तो इसका देखिए, मूल संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित की गई है। और इसे कहां से लिया गया है? इसे आयरलैंड से लिया गया। तो इसमें दो चीज याद रखना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं और किस भाग में आते हैं? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। तो ये चीजें याद रखना है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए जैसे ये पूछा हुआ है आयरलैंड वाला क्वेश्चन, भाग 4 भी पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है ये हम लोग की टीम के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आजकल एग्जाम में आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? मूल कर्तव्यों की बात की जा रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जा रही है। तो देखिए पहले तो फंडामेंटल ड्यूटीज लिया कहां से है? रसिया से लिया गया है, ठीक है, रूस से लिया गया है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो उसका वर्णन है किस अनुच्छेद में किया गया, तो वो किया गया है 51 के ए में। किसमें? 51 के ए में किया गया है। तो मूल कर्तव्यों का वर्णन 51 के 1 में किया गया है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे सम्मिलित किया गया था। तो ये देखिए दो संशोधन आपको एकदम याद रखने हैं, 42 और 44। तो ये देखिए 4 + 2 = 6 होता है, 4 + 4 = 8 होता है। ये ट्रिक है। तो ये आपकी हो जाएगी 1976 में, क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आएगा 1976, और ये हो जाएगा 1978 में। तो ये दो चीज जो है आपको मेनली याद रखना है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बन चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थान के लिए किया गया है ना? मतलब जो नीति निर्देशक तत्व है या नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका निरूपण किसके लिए किया गया? सामाजिक लोकतंत्र के लिए, गांधीवादी लोकतंत्र के लिए, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए, या फिर राजनीतिक लोकतंत्र के लिए? तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका थर्ड वाला, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए जो है इसकी निरूपण किया गया है। तो देखते हैं डिटेल में क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए किया गया है। वास्तव में नीति निर्देशक तत्वों के समावेश का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में दिए गए। मेनली वही है कि आपका जो सिद्धांत है वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए यहाँ पर किया गया है। और इसमें जो है आपका लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी एक मूल्य चीज है। मेन उसका उद्देश्य आप बोल सकते हो, मुख्य उद्देश्य इसको बोला जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में सामान्य न्याय एवं निशुल्क विधिक संहिता या विधिक सहायता जो है, निशुल्क विधिक सहायता यानी कि कानूनी सहायता का प्रावधान किसमें दिया गया? अनुच्छेद 36, 25, 33 का बी या 39 का ए? तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है इसका 39 का ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 ए राज्य को निर्देशित करता है कि वह सामान्य न्याय और निशुल्क विधिक सहायता अपने नागरिकों के लिए सुनिश्चित करेगा। भारतीय संविधान का भाग 4 क्या बताता है? तो भाग 4 बताता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल कितना 36 से 51 आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय है। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और इस भाग को आयरलैंड से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब इनमें से कौन सा जो है नीति निर्देशक के प्रति गलत है? तो देखिए अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, उसके बाद 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, निजी संपत्ति
की समाप्ति। तो कौन सा है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गलत है इनमें से? तो देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आते, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वाला। देखिए 86 संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2002 में, 86 संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ, और अब अनुच्छेद 45 के प्रावधान है कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख राज्य का दायित्व है। इस संशोधन के अंतर्गत संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 का 1 जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कराएगा। निजी संपत्ति की समाप्ति संबंधी कोई भी जो है प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित नहीं, अतः 2 और 3 दोनों गलत हैं। तो यह जो है दोनों गलत हैं, आपके नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो देखिए सीधे सीधे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ग्राम पंचायत का आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद क्या है, तो वो सीधे आपको याद रखना 40 जो है ये आपका ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। तो देखिए 40 को जो है ग्राम पंचायत का निर्देश इसमें दिया गया है। किसने कहा था कि राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा पूर्वक भुनाया जा सकता है? तो यह कहा था केटी शाह ने। किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था कि भैया राष्ट्र का जो नीति निर्देशक तत्व होगा वो एक ऐसा चेक होगा जिसे कि आप आसानी से कहीं पर भी विड्रॉल कर सकते हैं। ये चीज उन्होंने बोली थी, केटी शाह के द्वारा यह बोला गया था। भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? तो भारतीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो उस पर जो है आपके ये सभी यानी कि संघवाद, नियोजन, संसदीय लोक आरक्षण, ये सभी चीजों का यहाँ पर प्रभाव है। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया, वह संबंध किससे है? यानी कि 33% की अगर हम बात करें तो वो किस चीजों में उनको दिया गया है? तो उसका आंसर है आपका संसद एवं विधानसभा में। तो देखिए महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, संसद एवं राज्य विधानसभा से संबंधित है। संसद और राज्य विधानसभा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? अब ये क्वेश्चन सबसे पहले तो आईएमपी कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? देखिए तो पहले तो ऑप्शन काटना सीखिए, ये कट गया, ये तो है नहीं, या तो है ये वाला या तो है ये वाला, दोनों आंसर है इस क्वेश्चन के। ये दोनों आंसर बस एक वर्ड का फर्क पड़ता है यहाँ पे, समझिएगा, ठीक है। चलिए फिर से, भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। सीधा अगर क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछे सीधे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आपको आंसर लगाना है प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। लेकिन अगर इसी में एक वर्ड और जोड़ दे कि भारतीय संविधान भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, या जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जी थे उनके अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तब आंसर क्या जाएगा? तब आंसर आपका ये वाला होगा जिसको हम रेट आर्टिकल 32 के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों से एक है। यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, गलत आंसर लगाते हैं। तो देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे लिया, सिर्फ लिया है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आत्मा कहेंगे प्रस्तावना को। देखिए भारतीय संविधान की आत्मा, इसकी प्रस्तावना को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये वाला जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। तो कंफ्यूजन मत होइएगा, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा पूछा जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अगर नॉर्मल पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। यहाँ पर आपको सूची में लाना है, तो देखते हैं। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिया गया है। मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। उसके बाद संघ राज्यों के संबंध में संवर्ती सूची की बात की जा रही है, तो संवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और राज्यों के संघ के रूप में भारतवर्ष, जिसमें संघ की सर्वोच्च शक्ति निहित है, तो वो कहाँ से ली गई है? वो कनाडा से ली गई है। और यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो यहाँ से क्या लिया गया है? तो यहाँ से जो लिया गया है
संसद वगैरह की प्रक्रिया ली गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, चार ही चीज, चार को मिलाना था और पांच आपको दिए गए थे। तो देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, पहले का होगा थर्ड, दूसरे का हमने फिफ्थ देखा था, थर्ड का है ऑस्ट्रेलिया यानी कि फर्स्ट, और डी वाला जो बचा उसका है कनाडा यानी सेकंड। तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है एकदम सही है। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो देखिए आयरलैंड से लिया गया संविधान से, मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, और संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये चीजें यहां पर हमने डिस्कस की। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है किसमें, तो वह मिलती है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में जो कहा गया है वो मेनली जो है, जो संविधान के निर्माता थे, जो समिति थी, उनके दिमाग में जो था या उनके मन में जो था वो उन्होंने उसी में दिया है एक तरीके से। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन में आदर्शों की झलक प्रस्तावना मिलती है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। तो कभी कभी बोला जाता है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है, ठीक है, कश्मीरी, संस्कृत, मैथिली या फिर राजस्थानी। तो इसका आंसर है राजस्थानी। राजस्थानी भाषा जो है राजकीय भाषा नहीं है। देखते हैं क्या है। 22 भाषाओं का उल्लेख था, ठीक है, कौन कौन सी, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, उर्दू, बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली। तो इसमें 3 संशोधन आपको जो है याद रखना है, 21, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 21 के बाद 71 वाला और 92, ये 1967, ये हो जाएगा 1992 और ये आपका 2003। तो ये 3 संशोधन है जो आपके भाषा से रिलेटेड संशोधन है। इसमें 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी और 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत जो है आप इसको डीबीएमएस से याद रख सकते हैं, डीबीएमएस। तो यहाँ पर देखिए डी से था आपका डोंगरी, ठीक है, बी से था बोडो और एम से था मैथिली है, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पर एस जो था डीबीएमएस, एस से संथाली। तो ये 4 जो है आपके यहाँ पर जोड़े गए थे। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली जोड़ा गया था। एम से मणिपुरी नहीं, वो आपकी मैथिली है। मणिपुरी जो जोड़ी गई थी वो इसमें 71वें संविधान संशोधन में आपका जोड़ा गया था, जिसको हम नमक से रिलेट करेंगे, जिसको हम किससे रिलेट करेंगे, नमक से रिलेट करेंगे। तो इसमें जो माँ है वो है आपका मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। देखिए इसमें 3 जोड़े गए, कौन कौन से, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो इसको हमने नमक से कोड किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं इन बस भाषाओं को। तो बस आपको ये इनके सन याद रखना है कि 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन कैसे कैसे और कब कब हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में लागू किया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि संसदीय प्रणाली भी ली गई है, विधि यानी कि वही कानूनी प्रक्रिया भी वहीं की है हमारी, और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी वहां की है, यानी कि सभी। तो सभी चीजें जो है ब्रिटिश से रिलेटेड है। देखिए एकल नागरिकता भी ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। चलिए, समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड की अगर हम बात करें तो इस किस राज्य में लागू है। जम्मू कश्मीर में, गोवा में, नागालैंड में, मिजोरम में। तो इसका आंसर है आपका गोवा। समान नागरिकता संहिता उपर्युक्त राज्यों में से मात्र गोवा राज्य में जो है लागू है। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करेगा। सर्वोच्च न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसके आंसर की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका निर्णय करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त, ठीक है, संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और इसका विनिश्चय अंतिम होगा। तो जो भी चुनाव से रिलेटेड जो निर्णय लिया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यहां पर लिया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है। केवल राज्य के सदस्यों के द्वारा, सदन के दोनों सदनों में सम्मिलित सत्र के द्वारा चुना जाता है, वह सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 54 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं का निर्वाचन सदस्यों के बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित क्षेत्र पुडुचेरी और राष्ट्रीय जो हमारी राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचन सदस्य भी भाग लेते हैं, और इसमें विधान परिषद का भाग नहीं होता है। तो इसलिए जो ये भी गलत था, ये तीनों गलत थे। और इसमें एक चीज और, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की बहुत ही जरूरत पड़ती है राष्ट्रपति को अपनी जो है सिद्ध करने में। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या 35 वर्ष? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु की बात की जा रही, तो न्यूनतम आयु जो होती है वो 35 वर्ष होती है। अनुच्छेद 58 के तहत ये बताया गया है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर ली हो। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, जो कि ऑलरेडी वो पूरा कर चुका होगा। और राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष जो होती है वो सीमा निर्धारित की गई है। तो देखिए ये जो है आपका ये 30 वर्ष राज्यसभा के लिए है और 25 वर्ष आपका लोकसभा के लिए है। तो ये राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों चीजों के हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता होना अनिवार्य है? वह संसद का सदस्य हो, वह राज्यसभा हो, वह लोकसभा, मतलब किसकी योग्यता होनी चाहिए उसको? तो उसके पास योग्यता होनी चाहिए लोकसभा, वो लोकसभा का सदस्य मनोनीत होना चाहिए, है ना। देखिए 52 में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 58 के 1 के गांव में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होने पर ही निर्वाचित होने की पात्रता होगी, यानी कि वो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो तभी उसको राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार चुना जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में किया जाता है? तो 5 वर्षों में किया जाता है। ठीक है, चलिए। भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य क्या है? न्यूनतम आयु 35 सही है, कार्यकाल 8 वर्ष ये गलत है, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा सही है, महाभियोग से हटाया जाएगा ये सही है। तो ये कार्यकाल गलत है, क्योंकि कार्यकाल अभी हमने पढ़ा 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए देखिए पॉलिटी का आप डिटेल वीडियो देखिए राष्ट्रपति का, जो कि लगभग आई थिंक पार्ट 10 होगा राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो उसमें जो है पूरा बहुत ही अच्छे से राष्ट्रपति को एक्सप्लेन किया गया है, तो डिटेल पार्ट को देख लीजिए, तो ये ऑब्जेक्टिव आपको बहुत इजी लगेंगे। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक हमारा राष्ट्रपति होता है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होता है राष्ट्र का मुखिया, सरकार का मुखिया, राष्ट्र एवं सरकार का मुखिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके आंसर की बात करें तो वह होता है हमारे राष्ट्र का मुखिया। ठीक है, राष्ट्र का मुखिया होता है, जबकि भारत का प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। तो सरकार का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे राज्यपाल राज्य के लिए है। तो देखिए ये यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स तरीके का है, तो यहाँ पर राज्यपाल आंसर जाएगा। जिस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, उसी प्रकार अनुच्छेद 154 के 1 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। किसका? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल उपराल होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति या कोई भी व्यक्ति जो किसी कारण से राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त किया जाता है, वह अपना पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ये मोस्ट IMP क्वेश्चनों में से एक है, कई बार यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत का राष्ट्रपति सदस्य है, भारत का राष्ट्रपति सदस्य है खालिस्तान का, किसका? लोकसभा का, किसी विधानसभा का, राज्यसभा का, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि किसका सदस्य है वो पूछा गया है। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, वो किसी का सदस्य नहीं है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा अथवा किसी भी विधानसभा का नहीं होता। अनुच्छेद 58 में किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा के लिए वो निर्वाचित हो सकता है, ये उसकी योग्यता होनी चाहिए, लेकिन निर्वाचित होगा नहीं, क्योंकि वो राष्ट्रपति के पद पे ऑलरेडी है। निम्नलिखित में से
किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? बीबी गिरी, एच.एम. हिदायतुल्ला या फिर बी.डी. जत्ती या ये सभी? तो इसका आंसर है ये सभी। बीबी गिरी, एच.एम. हिदायतुल्ला तथा बी.डी. जत्ती ने कार्यकारी के रूप में कार्यभार संभाला था। तो ये आपको जो है यहाँ पर याद रखना है, तीनों ने संभाला था। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है राष्ट्रपति के विशेष सचिव के द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री के द्वारा, लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति के द्वारा संयुक्त रूप से, प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। राष्ट्रपति संसद के सत्र की शुरुआत में अभिभाषण द्वारा सदन को संबोधित करता है। राष्ट्रपति इस अभिभाषण द्वारा राज्य की नीतियों को सदन के समक्ष रखता है। चूंकि सरकार की नीतियों को प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों द्वारा तैयार करवाता है, अतः स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण भी प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था डिटेल भाग में कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल जो होते हैं वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए रहते हैं, तो सलाह देते हैं और उनका जो है अभिभाषण को भी तैयार करते हैं प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। लगभग 30 क्वेश्चंस थे जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले तो आप लोग डिटेल भाग को देखिए और डिटेल के साथ ऑब्जेक्टिव अगर आप लगाते जाते हो। देखिए मैं साथ में डिटेल के जस्ट बाद ही उसी मतलब डिटेल वाले वीडियो में ही ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ही बड़ा हो जाएगा। क्योंकि वैसे ही वो आधे से लगभग 30 से 35 मिनट के वीडियो रहते हैं, कभी कोई वीडियो 45 मिनट के भी है। अब उसमें अलग से मैं 20 या 30 मिनट का अगर ऑब्जेक्टिव और ऐड करूंगा तो फिर वो वीडियो समझ लीजिए लगभग आपका 1.25 घंटा या 1.5 घंटे का वीडियो पहुंच जाएगा। तो जो कि मेरे से भी मैनेज करना मुश्किल होगा क्योंकि कंटिन्यू 1.5 घंटे का वीडियो बनाना थोड़ा सा टफ कार्य होगा और उसके बाद आप लोगों के लिए कंटिन्यू देखना भी थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि उतना लंबा हम क्योंकि स्टडी से रिलेटेड चीजें हैं इसलिए हम उसको देख नहीं पाते हैं। ब्रेक लेके देखना पड़ेगा आपको और थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा आपको। तो इसलिए आधे घंटे के वीडियो मैं बनाता हूँ, इसलिए डिटेल अलग और ऑब्जेक्टिव अलग आप लोगों के लिए वीडियोस यहाँ पे बना रहा हूँ। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है या जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसको कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।